नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। आइए देखते हैं। फूल खिलता है, मोर नाचता है, विशाल नहाता है। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे और उनके नीचे वाक्य भी लिखा हुआ है। अब हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में पढ़ने के लिए ध्वनि तथा लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां हैं, जैसे फूल। अब फूल में देखो वर्ण और ध्वनि कौन सी है? फ जमा उ जमा ल जमा अ, यानी 4 वर्ण। फूल को लिखने के लिए हमने कितने वर्णों का यूज किया? 4 वर्णों का बच्चों। तो ये वर्ण हैं। जब हम इन वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? फूल। और एक ध्वनि भी मिली, मात्राएं जिसको बोलते हैं हम, यानी वर्ण और ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनता है। ठीक है जी। इसी तरह से खिलता। अब खिलता तो हमने लिख दिया। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आए हैं, कौन सी ध्वनि आई हैं, वो हम देखते हैं। ख, ई, ल, अ, त, आ। तो क्या होगा? ख पर ई की मात्रा खी, ल त पर आ की मात्रा ता, खिलता। ठीक है। ह जमा ए, तो क्या हो गया? है। इसी तरह से सभी शब्दों को यहां पर वर्णों में अलग अलग करके बताया गया है। नाश्ता, न, आ, च, अ, त, आ। नाचता, यानी नाश्ता वर्ड देखो यहां हमें कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन जब ये बना तो किस तरह के वर्णों और ध्वनियों और मात्राओं से मिलकर बना। नाचता। तो इसका आपको अभ्यास करना बच्चों। आगे चलते हैं। इन ध्वनियों के और इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए व्याकरण में इन्हें वर्ण कहते हैं। यानी ये जो हमने इनके टुकड़े किए हैं विशाल के यहाँ पे जैसे, तो अब वह है तो वह के आप और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हमने विशाल के टुकड़े कर दिए, अलग अलग सारे वर्णों को अलग कर दिया, तो इसको बोलते हैं टुकड़े करना। लेकिन जब हमने वर्णों को अलग किया तो आप इन वर्णों के और टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए व्याकरण में इन्हें वर्ण कहते हैं। परिभाषा। लिपि में लिखी जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि। लिपि में लिखी जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या कहलाती है? लिपि में लिखी जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर होना चाहिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसको गायब करके वर्णों के समूह को कहते हैं, तो आप क्या भरेंगे? वर्णमाला। चलिए आगे चलते हैं। अब वर्णों के प्रकार। अब वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो बच्चों अब हम इससे आगे स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 जमा 2 बराबर 13 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए आपके 11। 2 वर्ण कौन से? अंग, आहा। ये हो गए अयोग वहा। हैं ये भी वर्ण बच्चों, लेकिन इनको हम अलग स्वर के अलग नाम से पुकारते हैं, अयोग वहा। अब चलते हैं व्यंजन पे। जो वर्ण स्वर यानी अ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। कुल व्यंजन 33 जमा 3 बराबर 36 होते हैं, जैसे
अब आपने अभी तक बेटा व्यंजन में क ख ग घ ण च छ झ झ ण 11वीं तक पूरे पढ़े, लेकिन उनके भी वर्ग होते हैं, उनके भी वर्ग होते हैं। जैसे क ख ग घ ण, 5 जो वर्ण हैं इनको हम बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग। अब इनका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान का मतलब होता है ये हमारे मुख में कहाँ से बोले जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? कंठ। कंठ का मतलब गला, यानी ये अक्षर गले से उत्पन्न होते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो गले का सहारा लेना होता है। आगे है च वर्ग। च छ ज झ ण, ये कहलाते हैं आपके च वर्ग। और इनका उच्चारण स्थान है तालु। तालु मतलब जीभ के ऊपर जो हिस्सा होता है, तलवा हमारा, उसको टच करके बोला जाता है, तो उसको तालु बोलते हैं, यानी उसकी सहायता से ही ये च वर्ग बोले जाते हैं। आगे आता है ट वर्ग। ट ठ ड ढ ण, ये है मूर्धा, यानी मूर्धा, ये मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जीभ ऊपर जाके वापस आ जाए। आगे है त वर्ग। त थ द ध ण न। अगर आपसे पूछा जाए त वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं तो आप इनका ही नाम बताएंगे, त थ द ध न। ये है दांत, यानी कि जो उच्चारण स्थान है वो है दांत। ये दांत को स्पर्श करके बोले जाते हैं। ठीक है, त थ द ध न। आगे है प वर्ग, यानी प फ ब भ म। जब हम इन 5 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण का जो स्थान है वो कहाँ होता है? होठ, यानी इनका उच्चारण करने के लिए हमें होठों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान होठ है। आगे चलते हैं य र ल व, यह है अंत स्थ, अंत स्थ। दूसरा है ऊष्म, श श स ह, यह है ऊष्म, यानी मुख से गर्म हवा का निकलना। जब हम इनका उच्चारण करते हैं वर्णों का तो मुख से हवा निकलती है, ऊष्म। आगे है संयुक्त वर्ण, क्षत्रिय त्रिशूल और ज्ञा। क्षत्रिय त्रिशूल और ज्ञा जो है 2 व्यंजनों को मिलाकर बनता है बच्चों, इसलिए इसको संयुक्त बोला जाता है। तो आगे पढ़ते हैं अब इनके बारे में हम। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कुल 44 वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों से अ से अंग, ड़ और ढ भी बनते हैं। क्षत्रिय, त्रिशूल और ज्ञा और श्र संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला से अलग किया गया है। व्यंजन के भेद। अब हम जानेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं। जैसे हमने ऊपर स्वर के भेद पढ़े थे, ऐसे ही बच्चों व्यंजन के भी भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख से किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं और हमारी जीभ मुख के किसी भी भाग को टच कर दे बोलते वक्त, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन वर्णों को। और उच्चारण स्थान व नाम नीचे दिए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उच्चारण का वर्ग क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। दोबारा देखो, वही रिपीट है, तो आपको दोबारा से इसको याद करना है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी अंग का स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजन निम्न प्रकार हैं, जैसे य, र, ल, व। आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन निम्न प्रकार से हैं, जैसे श, श,
स और ह। चलिए अब आते हैं बच्चों मात्राओं पे। स्वर पढ़ लिया हमने, व्यंजन पढ़ लिया, अब मात्राएं। मात्राएं स्वर और व्यंजन को मिलाती हैं। शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। इसी परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। यानी बच्चों जब हम स्वर और व्यंजन को आपस में मिलाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और जो रूप बदलता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मात्राएं यानी स्वर और उनकी मात्राएं चिन्ह भी दिए हुए हैं और उनका कैसे प्रयोग होता है वो भी दिखाया गया है। जैसे पहला है स्वर आपका अ की कोई भी मात्रा नहीं होती और मात्रा रहित व्यंजन है ये क। अ के जोड़ने पर हलंत हटा दिया जाता है क। यानी जब उसमें अ जुड़ता है व्यंजन में तो उसको लिखते वक्त हलंत को, ये बच्चों इसको हलंत कहा जाता है, इसको हटा देते हैं। आ उसका मात्रा चिन्ह ये है अ जमा आ। जब हम इसको मात्रा मिला के लिखेंगे तो हलंत चिन्ह गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आ। यानी व्यंजन क्या था आपका क और ये आपकी मात्रा अ, तो जब हम व्यंजन जमा आ को मिलाए तो बन गया का। इसी तरह से ई यानी छोटी। छोटी ही हमेशा शब्द के ऊपर से आती है, इसका ध्यान रखना। क जमा ई यानी क जमा ई, क के ऊपर से ई आएगी। देखो क जमा ई, मैंने बताना अभी छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है तो हो गया कि। ई यानी बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे से आती है ऊपर की तरफ। जैसे यहां लिखा क जमा ई की। उ क जमा उ कु। उ क जमा उ ऋषि। क जमा र क्र। छोटा ए, छोटे की मात्रा बोलेंगे इसको क ए के ए, क ए के। तो ऐसी बच्चों इनका उच्चारण आपको करना है। आगे चलते हैं अब हम। क ख के नीचे लगा चिन्ह हलंत है। क और ख के नीचे जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं हलंत, याद रखना हलंत। इसका अर्थ है कि अरहित है। क ख आदि व्यंजनों के हलंत हट जाने का अर्थ है कि वे क जमा अ ख जमा अ आदि हैं, अर्थात अरहित हैं, सहित हैं, यानी अ के साथ हैं। हिंदी की वर्णमाला अ सहित ही बोली जाती है, जैसे क ख ग घ ण आदि। संयुक्त व्यंजन, अभी हमने ऊपर संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्री। तो अब क्षत्रिय जो है दो वर्णों से मिलकर बना है, क जमा श, क जमा श, तो क्षत्रिय बना। त्र में त जमा र, यानी त जमा र को मिलाकर त्र बना आपका। ठीक है। ज्ञानी ज जमा अण को मिलाकर ज्ञानी बना और श्र में श जमा र श्र बना। तो इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक मतलब अपर चंद्रबिंदु, जो चंद्रबिंदु होती है उन शब्दों को हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। चांद, पांच। अगर आपसे पूछा जाए बेटा ये किस प्रकार के शब्द हैं तो हम इनको बोलेंगे अनुनासिक शब्द। दूसरा है अनुस्वार, यानी अपर जो अंक की बिंदी है उस बिंदी को जहां भी वो बिंदी लग जाए, जहां भी वो बिंदी लग जाए वह शब्द अनुस्वार हो जाते हैं, जैसे पतंग और बंदर। तो ये दोनों अनुस्वार शब्द हैं। आगे आता है विसर्ग, यानी ह के बाद जो दो बिंदी लगी होती हैं, अ के बाद जो बिंदी, यानी किसी भी व्यंजन के आगे अगर दो बिंदी आ जाएं तो वो कहलाती हैं विसर्ग। जैसे अतः, पुनः, तो ये हो गए कौन से शब्द हो गए? ये विसर्ग वाले शब्द। र जमा उ, और उ की मात्रा नीचे नहीं मध्य में लगाई जाती है, जैसे र जमा उ, रू, र जमा उ, ये बड़ा उ है, यानी देखो र को हम दो बार लिखते हैं, र और उ, ये हो गया छोटा उ, और र और उ ये हो गया बड़ा उ।
तो दोनों का रूप अलग है। इसका रूप है रुपए और इसका मतलब है रूप, रुपए रूप, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऊ है। र को 4 प्रकार से लिखा जाता है, जैसे र जमा अ, र यानी रथ, रथ रस, रख रथ रस। र जमा अ यानी ये मात्रा भी र कहलाती है। ट्रक, राष्ट्र, ड्रम। जब हम इनको बोलेंगे तो र का साउंड आएगा, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम। र जमा अ, अब ये मात्रा भी र है। राज जो है कई प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखना। ग्रह, क्रम, ग्राम। र जमा र यानी ऊपर वाला र भी होता है, सूर्य, कार्य, खर्च। तो बच्चों यहाँ पर हमने र के 4 प्रकार देखे, तो चारों प्रकार आपको समझ में आए। चलिए अब हम जानते हैं हमने पूरे पाठ में क्या पढ़ा। लिपि में लिखी जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वर यानी अ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ नंबर 2 पढ़ा, जो कि वर्ण और वर्णमाला थी। तो बच्चों इसके अंत में जो अभ्यास दिया हुआ है, इस अभ्यास को आप कॉपी में करेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ प्रश्न हैं सभी के उत्तर ऊपर लिखे हुए हैं, जो कि अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है बच्चों।